हाउ टू लेट टेलीसाइकिक्स गिव यू द आंसर यू नीड। टेलीसाइकिक से अपनी जरूरत का जवाब कैसे पाएं। डॉक्टर मर्फी जो है इसमें सबसे पहले यही बता रहे हैं कि बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा टाइम जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी पूछने का, कुछ भी आंसर लेने का, कुछ भी आइडिया लेने का, वो सबसे अच्छा टाइम रात में जस्ट सोने से पहले का है। और इसके पीछे का रीजन यही है कि आप जब रात में सोने वाले होते हैं एकदम, तो आप ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत ही क्वाइट, मतलब आपका जो मन होता है वो एकदम शांत होने लगता है। और उस समय जो भी बात आप अपने दिमाग में डालते हैं उसका आंसर वो सीधे एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और उसका आंसर आसानी से आपको मिल सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सोने से पहले का जो समय है वो आपके विचारों, जवाबों या प्रेरणा पाने की खातिर अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता का दोहन करने के लिए बेहतरीन होता है। और इसका कारण यही है कि आप उस समय तनाव रहित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर की बातें सोच के लेटने जा रहे हो तो तनाव रहित नहीं होंगे और ज्यादा तनाव लेके सोने लगेंगे। नॉर्मली यही हम सब ने करना सीख लिया था अभी तक, कि दिन भर की जितनी भी बातें रहती थी जो भी टेंशन वाली, जब सोने लगते थे, लेटने लगते थे, तो वही बातें दिमाग में आती थी कि उसको ऐसे कैसे करना है, ये इसको ऐसे कैसे बोलना है, ये कैसे मैनेज करना है। लेकिन अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि एटलीस्ट जो सोने का, अच्छा क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज हमें ये समझ में आ गया है कि जो स्लीप है, सोना है, वो ऐसे ही नहीं है, वो बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं, आपके लिए वरदान है। और वो तभी है जब आप उसको प्रॉपर उसको यूज करते हैं। तो सोना भी एक वरदान माने, बिकॉज उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल बताया है कि अगर आप जैसे सेल्स मैनेजर हैं और आपको अगले दिन किसी से आपको बात करनी है, किसी से, है ना, कि कुछ बेचने के लिए कुछ ऐसा, तो अपने मन को आप किस तरह का मैसेज देंगे कि मैं जानता हूं मेरे अवचेतन मन की ईश्वरीय प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता कल मेरे व्याख्यान को मार्गदर्शन देगी और निर्देशित करेगी। यह मेरे सामने सही शब्द उजागर कर देगी जो इन लोगों को प्रेरित करेंगे और इन्हें प्रोत्साहित करेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे। मैं जो भी कहता हूँ वह अवसर के लिहाज से सही होगा और सभी धन्य व लाभान्वित होंगे। तो अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सेल्स पर्सन हो या आपको कुछ बेचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आप अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई मीटिंग हो, आपको कहीं किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलना भी हो, बात भी करना हो, है ना, कई बार हमें ऐसा होता है। अच्छा चलो, इम्पोर्टेंट पर्सन ही नहीं, अपने घर में ही किसी से अपनी बात मनवानी हो, या फिर अपने बच्चों को ही कोई इंस्ट्रक्शन देना हो। मतलब कहने का है कि ये चीज आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैं जो बोलूं वो इफेक्टिव हो, दूसरे के समझ में आए। तो इस तरह से अपने दिमाग को इस तरह का एक मैसेज दिया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा है ना कि जो मैं बोलूं उससे लोग प्रेरित हों। अगर आप जैसे अपने बच्चे को भी कोई बात बताए, उस उससे वो बच्चा मोटिवेटेड हो, प्रोत्साहित हो, है ना, उसका मनोबल बढ़े, तो जो कुछ भी वो करना चाहे, मतलब चाहे पढ़ाई या जो भी वटेवर, तो अगर आप उससे कुछ कहें तो वो बात आपकी समझे और उसको अपने अमल में लेकर आए। तो ये तभी होगा, उस तरह के वर्ड्स आपके सामने उजागर होंगे, है ना। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कहीं, अभी तो मैंने शायद पढ़ा था, हाँ, सही शब्द उजागर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप कुछ कहने लगेंगे वो वर्ड्स अपने आप आपके मन में आ जाएंगे और आप उन्हें बोल देंगे। और वो कौन से वर्ड होंगे, जो सामने वाले पर्सन के सीधे दिमाग में घुस जाएंगे और वो वैसा ही समझ के काम करने लगेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको आप मन में ही बोल सकते हैं या जोर से भी बोल सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। लेकिन साथ में ये काम पूरी आस्था और विश्वास के साथ करें। फेथ एंड कॉन्फिडेंस, बिलीव करें इन सब चीजों में कि मैं अगर ये ऐसा कोई मैसेज दे रही हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो ये ऐसा ही होगा, इस तरह का। बिकॉज अपने लॉजिक माइंड को ये बताएं कि ये कभी असफल नहीं होता, इट नेवर फेल्स। हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए आपको इस तरह का ये प्रोसेस अपने दिमाग में, इस तरह की टेक्निक लेकर आने में, है ना। जैसे कि आप ये समझो कि हाँ, इसमें लिखा भी हुआ है कि जैसे मान लो अगर आपको कहीं किसी से बोलना है या कुछ भी करना है, तो शुरू में आप
एक वीक पहले से ऐसी प्रैक्टिस करने लगे कि हाँ, मतलब एक वीक पहले से ही अपने दिमाग को ये मैसेज डालने लगे कि मैं जो भी बोलूंगी मेरी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। जो लोग सुनेंगे उनका मनोबल बढ़ेगा, वो प्रेरित होंगे, उनमें उत्साह आएगा। तो ये चीज क्या है कि ऐसा नहीं, शुरू में कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने अभी रात में ही इस तरह से किया, कमांड दिया और दूसरे दिन वही चीज तुरंत होने लगे। तो इसकी भी प्रैक्टिस, और अगर एक बार आप प्रैक्टिस में आ गए, देखो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें तो ये था कि अगर आप किसी समूह के सामने अगर बोलने जा रहे हैं तो आप भाषण देते वक्त आपके अंदर खुद अनजान विचार पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे और आपके मन में उस तरह की चीजें आएंगी और आप उस समय वही चीजें बोल देंगे। तो मैं शायद बीच में कुछ और भी बताने वाली थी, लेकिन पता नहीं। चलिए, तो क्या होता है कभी कभी, जैसे आपने देखा है ना कि एक रास्ते चल रहे होते हैं, उधर कई सारी बीच में उधर रोड्स आ जाती है, तो बताते बताते कहीं और चले जाते हैं और बताना शायद कुछ और रहता है, तो उधर न जाके इधर चले जाते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि मैं कभी कभी रास्ता भटक जाती हूँ। चलो कोई नहीं, अभी अगर याद आएगा तो वापस उस रास्ते पे चल दूंगी। तो यही है कि विथ फुल फेथ और कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबसे पहली बात, कि आपको ये विश्वास होना चाहिए पूरी तरह से कि मैं जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दूंगी वैसा ही मेरी लाइफ बनती चली जाएगी, बिकॉज इट नेवर फेल्स, कभी भी ये असफल होता ही नहीं है। और शुरुआत में डॉक्टर मर्फी यही कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और थोड़े टाइम देने के बाद आप उस आदत में आ जाएंगे कि आप आदत में क्या आ जाएंगे कि आपको उस चीज पे भरोसा हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ वो चीज दो चार बार हो चुकी होगी। यही है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि इन द बिगनिंग इफ यू नो अ वीक इन एडवांस, तो आप कुछ दिन पहले लगातार प्रैक्टिस करें और थोड़े दिन बाद अपने आप उस हैबिट में आ जाएंगे। और फिर आपको एक बात और बताऊं, इसमें भी आगे लिखा हुआ है कि थोड़े दिन बाद ऐसा होगा विद प्रैक्टिस कि आपने जैसे अभी कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, दिन का समय है, रात का इंतजार नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आप उसी समय अपने मन को शांत करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे और वैसी ही चीजें होने लगेंगी। तो इसमें एक और वो है, स्टोरी है कि इसमें था कि इस नौकरी को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक चीज और है, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं हड़बड़ाए रहते हैं, है ना। और उस केस में होने क्या लगता है कि जैसे मान लो मैंने अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछा और उसी बीच आपका जो लॉजिकल माइंड है, मतलब जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो आपको इधर उधर के कुछ भी आंसर शो कराने लगेगा, दिखाने लगेगा, और शायद आपके अंदर कंफ्यूजन आने लगेगा कि मैंने जो पूछा था इसका जवाब ये है या नहीं है ना। शुरू शुरू में ऐसा जरूर होगा, बिकॉज आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको सही जगह बैठाने नहीं देगा। तो इस तरह के जो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, और दूसरी चीज ये समझना है कि अगर कंफ्यूजन है तो उस पर रुक जाए, सही रास्ता आने वाला है, सही आंसर दिखने वाला है, मिलने वाला है। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने पूछा था यही आंसर है या नहीं है, अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो रुक जाएं, सही आंसर आगे अभी आपको दिखेगा ही दिखेगा। कंफ्यूजन और खत्म करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को अपने एक और कमांड दे सकते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन पूर्ण रूप से बुद्धिमान है, या मेरे कल्याण में रुचि रखता है, और मैं मिलने वाले संकेत का अनुसरण करता हूँ। मतलब जो भी मुझे आंसर मिलेगा उसको, उसका मैं फॉलो करूंगी, और जो मेरे भले के लिए होगा वही मेरे सामने उजागर होगा। तो आई नो माई सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल वाइज, वट एवर इज फॉर माई वेलफेयर रिवील्स टू मी, और जो भी मेरे भले के लिए होगा मतलब यही है, वो ही मेरे सामने प्रॉपर तरीके से दिखाई दे जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमेशा रिस्पॉन्स देता ही देता है। इसमें आप ये ना सोचे कि ये टेक्निक पता नहीं काम करेगी, मेरे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि मेरा इंट्यूशन पावर शायद इतना स्ट्रांग नहीं है या कुछ ऐसा। अगर आपके पास आप है ना, तो आपके पास सबकॉन्शियस माइंड है, और आपके पास सबकॉन्शियस माइंड है तो ये सारे पावर्स आपके अंदर है, बस यूज करते चलें। देखिए इसमें लिखा हुआ है, याद रखें कि आपका अवचेतन हमेशा जवाब देता है, और पूरा विश्वास रखें आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपके लिए सही भी होगा, सही तो होगा। और चलो इसमें एक चीज और बताती हूँ कि कभी भी
अपनी, जैसे आपको कोई ड्रीम आया या कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो दूसरे से न पूछने लगे, दूसरे से न पूछने लगे कि ये मुझे पता चला है क्या, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आप दूसरे को उसमें मिलावट कर दे रहे हैं। दूसरे को कभी भी इन्वॉल्व ना करें। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं, अभी गिफ्ट देने के लिए आप दूसरे से पूछ रहे हैं कि मैं इसको गिफ्ट देने जा रहा हूँ, मैं इसे दूं या ना दूं, या ये दूं कि वो दूं। अगर आपको दूसरा कोई बता दे रहा है तो उसमें मिलावट आ जा रही है, मतलब आपके मन की चीज वहां नहीं पहुंच रही है। मतलब मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल इसी तरह बता दिया कि इस तरह का अगर कोई आपको आंसर मिलता है तो दूसरे से बिल्कुल भी ना पूछें। ये आपका अपना है, पर्सनल है। पर्सनल है मतलब हर आदमी के लिए ये यूनिक है। यूनिक क्यों है? बिकॉज हर पर्सन ही यूनिक है, अलग है। ऐसे समझ लें कि आपके वो हाथ की वो क्या कहते हैं इसे, प्रिंट्स, लकीरें। फिंगरप्रिंट्स, हाँ, फिंगरप्रिंट्स, लकीरें। वो हाथ की वो सब लकीरें। डिफरेंट है, सबकी अलग अलग है ना। इसी तरह आई बॉल्स की भी वो एक है, आइरिस उसे कहते हैं, वो भी डिफरेंट है। तो जब इतनी कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको, तो हर पर्सन का सभी चीजें यूनिक हैं, उसकी हर सिचुएशन यूनिक होगी। मैंने आपको बता तो दिया कि हाँ ये रास्ता आप इस पे चल लो, नहीं भाई आपका रास्ता कुछ और ही होगा। आप मेरी समझ को यूज करके अपने रास्ते में उस समझ का यूज करके आगे बढ़ सकते। तो सबके लिए अलग अलग यही है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इसमें यही बताया कि आप दिन में भी इस प्रक्रिया का अमल करना सीख सकते हैं। कैसे करेंगे? जो टेक्निक मैंने आपको पहले बताई थी कि अपने मन को शांत कर लें और ऐसी जगह देख लें जहां आप अलग हों, अकेले हों। और ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ में आप इस तरह का काम करने लगे। अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी आंखें बंद करने के बाद अपने मन को शांत करने का तरीका कई सारा है, कई सारे हैं। जैसे पहला तरीका है कि अपनी सांसों पर ध्यान लेकर आना। जब हम अपनी सांसों पे ध्यान लेकर आते हैं, मतलब अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ही अपना ध्यान रखते हैं, तो थॉट्स जो होते हैं, जो विचार होते हैं, वो धीरे 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 बिल्कुल कम होने लगते हैं। और उसके बाद अपने उस क्वेश्चन के बारे में पूछें, सोचें जो आप जानना चाहते हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी ना सोचें। तो कुछ भी ना सोचें, ये ना सोचें कि मुझे और कुछ नहीं सोचना, मुझे बस वही क्वेश्चन सोचना है। बस आप, एक टेक्निक है पूरी, और अपने ये बैकबोन सीधी रखेंगे उस समय, शोल्डर सीधे रखेंगे, अपना नेक सीधा रखेंगे, और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखेंगे, है ना। ये पूरी एक टेक्निक है, इसको फॉलो करना है। और तब अपनी सांसों पे ध्यान लाते हुए पहले अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, और धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा उसको आप डाल देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये थोड़ी देर इस तरह से करते रहें। अच्छा, तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर जवाब जो है वो आपको तुरंत नहीं समझ में आता है, तो मैं इंग्लिश में भी बता रही हूँ, एक सेकेंड। तो इसमें यही लिखा है, ये जो पूरी टेक्निक आपने सुन ली होगी कि किस तरह से करना है, और उसके बाद इसमें ये लिखा है कि अगर आपको आंसर तुरंत के तुरंत ना समझ में आए, तो क्या करना है? तो उसको एज इट इज छोड़ दे, जिसे कहा जाता है कि लेट गो करें। आप अपने दूसरे कामों में लग जाएं, और अपने आग्रह को देखो, इसमें ये लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है कि अपने आग्रह को अवचेतन मन के अंधकार में अंकुरित होने दे। जिस पल आपको सबसे कम उम्मीद होती है, जवाब आपके चेतन मन में उसी तरह उछल आएगा जिस तरह टोस्टर से उछल कर आता है। सबको ये आइडिया होगा कि आपने ब्रेड अपने टोस्टर में लगाते हैं और वो ब्रेड कैसे उछल के आती है, पॉप अप होती है। उसी तरीके से वो आंसर आपके दिमाग में बिल्कुल पॉप अप कर जाएगा, वो उछल के आपके सामने आपको दिखाई देने लगेगा। तो इसमें ये लिखा है कि आप इस तरह से इसको दिन में भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स विद द सेम सक्सेस। ठीक है, सक्सेस रेट जो है वो सेम ही रहेगा। और इसमें यही करना पड़ेगा कि क्वाइटन योर माइंड, बी अलोन, क्लोज योर आईज, क्लींस योर कॉन्शियस माइंड। अपने कॉन्शियस माइंड को क्लींस कैसे करेंगे? जस्ट बाय फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ एंड थिंक ऑफ नथिंग। थिंक ऑफ नथिंग तभी होगा जब आप अपने सांसों पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे और उस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर अ फ्यू मिनट्स इन अ क्वाइट, पैसिव एंड रिसेप्टिव वे। और अगर आंसर तुरंत नहीं मिलता है, आंसर डज नॉट डेवलप इमीडिएटली फ्रॉम योर डीपर माइंड, तो स्टॉप पॉन्डरिंग टू गो ऑन अबाउट योर यूजुअल वर्क। आप अपने दूसरे कामों में लग जाएं। लेट योर रिक्वेस्ट जेस्टेट इन द डार्कनेस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड।
and the moment you least expect it, the answer will pop up into your conscious mind just as toast pops out of the toaster. ये देख रहे हैं, रिक्वेस्ट जो है, जेस्टेट इन द डार्कनेस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप सबको बताया है ना मैंने कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इस एक तरीके से उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन है, उसमें आपने अगर कॉन्शियसली वो बीज डाला है तो थोड़ा सा उसको अंकुरित होने का भी समय देना चाहिए, है ना। इसीलिए इसीलिए परेशान बिल्कुल ना हो कि मैंने तो सोच रखा है कि ये हो जाना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। अरे भाई, आपने शायद शायद बैम्बू ट्री का बीज लगा दिया है जिसको कि उगने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कंटिन्यूअसली उसको आप खाद पानी देते रहें, वो जरूर जरूर निकल के आएगा ही बाहर। और खाद पानी देने का मतलब सीधा सीधा क्या है, आप खुश रहें, जॉयफुल मूड में रहें, ग्रेटिट्यूड मोड में रहें। पूरी साइंस इसके पीछे की आप समझ गए होंगे। कॉन्शियस माइंड से हम सीड्स बोते हैं, कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम सीड्स बोते हैं। कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। एंड सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल लैंड है। और वो बीज कहाँ से आते हैं, वो बीज आपको कहाँ से मिलते हैं? अब देखिए, वही मैंने कहा था कि ये जो कर्मों का जो वो पूरा है वो बहुत ही गहन है ना, गूढ़ है ना, इस तरह की चीज बताई थी। तो जो बीज हैं वो भी कहाँ से आते हैं, वो आपको खुद चुनने पड़ेंगे। कैसे? दिन भर में जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मतलब लाइफ जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा क्या? बीज। कैसे? मान लो दिन भर तो आप को चारों तरफ करेला ही दिख रहा है, करेले की सब्जी बनी हुई दिख रही है। अब आप उसी करेले को अगर लेने लगेंगे, खाने लगेंगे, तो वो करेले का ही जो बीज रहेगा उसी को आप रात में फिर दोबारा बो देंगे। इस बात से ये ऐसे समझ में आ रहा होगा, है ना। लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा। आपके पास ये पावर है, पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस यही कहता है कि सामने लाख करेले की सब्जी रखी हो, आपको नहीं खाना तो नहीं खाना, चूज समथिंग डिफरेंट। दूसरा भी रखा है, शायद वो कहीं छुपा हुआ रखा है, उस करेले के पीछे रखा है, इधर रखा है, उधर रखा है, कहीं और फ्रिज में रखा है, कहीं तो रखा है। लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा दूसरी चीज निकाल के उसको लेने की। बिकॉज जो चीज आप दिन भर में देखेंगे, बार बार सोचेंगे, फील करेंगे, वही एक सीड के रूप में आप रात में अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको बो देंगे, और वही चीज का फिर फ्रूट निकल के आएगा। अच्छा, फ्रूट देखो, हम सबको पता है कि कर्म का फल मिलता है ना, फल, फ्रूट। अभी मैंने कहा कि फ्रूट निकल के आएगा जिसको कि हम ग्रहण करेंगे, मतलब फल को यूज करेंगे, ऐसी समझिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा ना सोचे कि रात में मैंने एक बीज लगाया था और अभी तक मुझे उसका फल नहीं मिला है। आप सबको पता है कि हर फल को उसका वो टाइम डिफरेंट होता है ना। जब तक फल पकेगा नहीं तब तक आपको वो टूट के गिरेगा नहीं आपके हाथ में। कई बार हमें दिखाई देने लगता है कि हाँ अब इसमें से वो निकल आए हैं। फल से पहले क्या क्या निकल आते हैं? चलो, आजकल मैंगो का वो सीजन है, तो उसकी पहले वो आम के पेड़ पे वो आपको बहुत सारी दिखाई देती है ना, मंजरी क्या कहते हो, नहीं, छोटा छोटा वो क्या होता है? अंजरी भी कहते हैं, बोर भी कहते हैं। और हाँ, सही कहा। तो वो बहुत सारी आपको समझ में आने लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सब कुछ हो रहा है। तब भी थोड़ा वेट करना है कि वो जो बौर है फिर वो फ्रूट में कच्चा आम बनेगा। कच्चा आम नहीं तोड़ना है ना। तो ये सारी चीजें प्रोसेस है, टाइम लगता है। इसलिए बीच में अपने आप को परेशानी में ना डालें कि नहीं हो रहा है, और आपने जैसे कहा नहीं हो रहा है तो पता चला नीचे से बीज ही खींच लिया। अभी इतना कुछ हो गया था, उसको आपने फिर उसमें खोद खोद के देखने लगे, हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है, होगा भी कि नहीं होगा, होगा तो होगा ही भाई, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ विथ फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि जो भी आपने बीज बोया है उसका फल निकलेगा ही निकलेगा। और फल ही यूज करना है, ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट अंकुरित हुआ है और आप उसी को तोड़ के बल्ले बल्ले करने लगे। तो ये पूरी साइंस है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसी तरीके से हमारी लाइफ क्रिएट होती है। इसी तरीके से पूरी लाइफ क्रिएट होती है। कहीं कोई ऊपर ऐसा नहीं बैठा है जो आपकी जिंदगी को चला रहा है। आप उसे भगवान का नाम देना चाहें तो वो भी नहीं है, आप उसे प्लैनेट्स का नाम देना चाहें तो वो भी नहीं है। कहीं कोई आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा है। डायरेक्शन कौन दे रहा है?
सिर्फ और सिर्फ आप। चलिए एक और अच्छी चीज इसमें आप देखिए, समझते हैं। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि आपका सपना आपके लिए व्यक्तिगत है, मतलब पर्सनल है, और आपके प्रतीक यदि किसी दूसरे के मन में प्रकट होंगे तो उनका पूरी तरह से अलग ही अर्थ होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए दो लोग एक ही तरह का सपना देख रहे हैं, हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, चलो मैं कहूंगी अच्छा मैंने ये सपने में देखा, आप कहें नहीं मैंने भी ये देखा, देखा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मतलब मेरे सपने का होगा वो मतलब आपके सपने का नहीं होगा, है ना। पहले तो बहुत रेयर चांस ऐसा है कि दोनों के सपने सेम हो जाए, और अगर हो भी गए तो दोनों के सपने का मीनिंग डिफरेंट होगा, हैव एन एंटायरली डिफरेंट मीनिंग। तो योर सबकॉन्शियस स्पीक्स टू यू सिंबॉलिकली इन ड्रीम्स। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके प्रतीकात्मक रूप से बात करता है। आप सबको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है वो इमेजेस इमेजेस के फॉर्म में वो आपसे बात करता है। इसीलिए जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं ना कि आप ऐसा देखो कि ये ऐसी चीजें बन रही है, ऐसा हो रहा है, तो वो इमेज के फॉर्म में जब आप देख रहे हैं उसको आप वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। एक प्राचीन हिब्रू रहस्यवादी ने कहा था कि रात को पत्नी अपने पति से बात करती है। अब ये देखिए, जो पत्नी है वो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एंड जो पति है वो आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड है, क्या बात करती है। ये एंशियंट हिब्रू मिस्टिक जो है एक उन्होंने कहा था, टॉक्स बैक टू हर हस्बैंड and sometimes tells him in no uncertain terms that he has been polluting her with negative thoughts, fears and destructive emotions। क्या पत्नी पति को क्या बता रही होती है कि बहुत बार मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, डर और ये सारे इतने फालतू के इमोशंस से मैं दूषित हो रही हूँ, मैं पॉल्यूट हो रही हूँ। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पॉल्यूट कौन करता है, उसमें डर कौन भरता है, उसमें ये सारे नेगेटिव इमोशंस कौन डालता है, आपका कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो जैसे मैंने बताया था ना, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, कॉन्शियस माइंड मेल एनर्जी है। और इसी को आगे चल के आप समझेंगे, जो कॉन्शियस माइंड है वो शिवा है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो शक्ति है, शिवा शक्ति, है ना। और बस इन्हीं से ये पूरी दुनिया बनी है। इससे हमें क्या समझ में आया, अच्छा चलो इतनी बातें तो हमने समझी, इससे हमें क्या समझ में आया कि दिन भर हमारा जो कॉन्शियस माइंड अवेक रहता है, मतलब कॉन्शियस माइंड ही जागृत अवस्था में रहता है, वही क्या करता रहता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों को देख के, सुन के, फील करके अपने अंदर भरता रहता है, और रात में जब सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देता है। वो चाहे किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर हो, डर हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब चीजों को उधर ट्रांसफर कर देता है। तो रिजल्ट में क्या निकलेगा, किस तरह का फल निकलेगा। अगर हम रात में सोने से जस्ट पहले ये सारे डर है, नेगेटिव थॉट्स है, इस तरह के इमोशंस है, उनको लेके सोएंगे, तो फिर हमने इन्हीं का सीड बोया है, तो फिर वैसा ही फ्रूट हमें मिलेगा। और फिर हम ब्लेम करते हैं, पता नहीं कहाँ किसके ऊपर किधर, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा ही ब्लेम कर देना, क्यों भगवान मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है तुमने। किस्मत, तो ये किस्मत किस तरफ है, आप किस मत हैं, पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ है तो वैसी किस्मत बनेगी, जिस मत होंगे उस तरह की किस्मत बन जाएगी, ठीक है। मतलब पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव किस्मत, निगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव किस्मत। तो आपने इन सारी चीजों से क्या समझा कि सिर्फ और सिर्फ रात का ही टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, कि रात में जस्ट सोने से पहले आप दिन भर क्या सीड कलेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब दिन भर और रात भर सारा समय आपको अवेयरनेस में रहना है। दिन भर आपको सीड्स कलेक्ट करने हैं और रात में वही सीड्स आपको सबकॉन्शियस माइंड में डाल देने हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज योर सुपर फर्टाइल लैंड। तो कुछ चीजें समझ में आ रही है, थोड़ा और क्लियर हो रही है कि हाँ भाई कैसे हो रहा है, मेरी किस्मत कैसे बन रही है, मेरी डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती चली जा रही है, मेरा एक एक दिन आगे का कैसे बनता चला जा रहा है। ऐसा मैंने क्या किया, अपने आप से ही पूछे। अगर कोई दिन खराब हो या कोई मोमेंट ऐसा नेगेटिव आने लगे, अपने आप से पूछे कि मैंने ऐसा कौन सा सीड बोया था जिसका ये फल निकल के आ गया है। अच्छा अब फल निकल के आ भी गया है, तो आपको क्या करना है,
जैसे मैंने कहा ना, अब मैं बैठी हूँ, मेरे सामने करेले की सब्जी आ भी गई है, करेले की सब्जी इज अ फल, वो आ गया है, वो शायद मेरे ही किसी निगेटिव सीड की वजह से आया हो, अब आया है तो फिर से मेरे पास पावर है चूज करने का कि मुझे वही करेले में अपना इंटरेस्ट दिखाना है, उसमें अपना टाइम लगाना है, अपनी एनर्जी, या फिर अब तो जागो, है ना, कब जागेंगे, जब जागो तब सवेरा। ये समझ में आ गया? कहीं कोई क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये समझना कि सिर्फ और सिर्फ, अभी तक हम कह रहे थे ना कि रात में जस्ट सोने से पहले का जो टाइम है उसमें आप वो सीड डालो, सीड डालो, अभी वो सीड हमने कैसे अपने पास कलेक्ट किया है वो भी समझ में आना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम दिन भर बहुत परेशान रहते हैं और रात में हम सोचते हैं कि नहीं चलो अब हम कुछ और क्रिएट करने के सोचते हैं, लेकिन डीप डाउन वही नेगेटिविटी सामने आ जाती है, वही नेगेटिविटी बार बार आपके दिमाग में, जैसे कहते हैं ना, फ्लैश की तरह वो सामने आ जाती है कि वही चीज मुझे बार बार आ रही है, उसने ऐसा कह कैसे दिया, उसने ऐसा कर कैसे दिया। तो इसमें एक ये स्टोरी है जिसमें एक लड़की है, वो डॉक्टर मर्फी से मिली और उसने बताया कि जब से उसकी शादी किसी से, एक पर्सन से तय हुई थी, तब से उसको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। और इसमें लिखा है कि बहुत परेशान और उदास महसूस करती थी, है ना, बहुत परेशान रहती थी, और वो सच में सगाई तोड़ना भी चाहती थी, लेकिन उस युवक की भावनाओं को वो हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो डॉक्टर मर्फी क्या कहते हैं, तलाक रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले ही होता है। द बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट अ डाइवोर्स इज बिफोर मैरिज। अगर ये ऐसा सोचेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि किसी की मैरिज भी होगी वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो उस बातचीत के दौरान डॉक्टर मर्फी मतलब यही बता रहे थे कि, अरे, डॉक्टर मर्फी को वो लड़की बता रही थी कि बार बार मुझे एक ऐसा सपना आ रहा है जिसमें मुझे, इसमें लिखा है कि एक दाढ़ी दाढ़ी वाला आदमी दिखाई दे रहा है, और एक डेविड का एक स्टार होता है जिसके, आपने देखा होगा, वो ऐसा स्टार बनाया जाता है जिसमें सिक्स इस तरह के वो होते हैं, 6 पॉइंट्स इस तरह से। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार मिलता है ना, तो शायद उसमें 4 होते हैं, और ऐसा कुछ 6 वाला बना दे तो आप ऐसे ही समझ लें वो डेविड का तारा, मतलब 6 पॉइंटर्स वो स्टार होता है। तो वो बार बार उसको सपने में दिखाई दे रहा था। अच्छा, डॉक्टर मर्फी जो है वो पहले, इससे पहले, मतलब चर्च में पास्टर थे, तो ये सब चीजों का मतलब उन्हें पता था। लेकिन फिर भी डॉक्टर मर्फी ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें कैसी फीलिंग आती है उस दाढ़ी वाले आदमी को देख के, वो स्टार देख के, क्योंकि हर स्वप्न जो है वो अपनी व्याख्या, वो मतलब वो उसका अलग ही मतलब रहता है। एवरी ड्रीम, हर सपने का अपना अलग मतलब रहता है। एवरी ड्रीम हैज इट्स ओन इंटरप्रिटेशन। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी वही सपना देखूं, आप भी देखो, लेकिन फिर भी उसका मतलब जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो उस लड़की ने यही कहा कि अब वो चर्च वहां जो थी वहां नहीं जाती थी, और वो जो उसकी वो पूरा बाइबल वाला होता है वो सब नहीं पढ़ती थी, लेकिन जिस लड़के के साथ उसकी वो जो शादी हो रही थी वो बहुत ही नास्तिक था। और नास्तिक के साथ साथ, देखो कई लोग होते हैं नास्तिक तो होते हैं लेकिन लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये जो था पर्सन, वो नास्तिक तो था ही, साथ में ये जैसे होता है ना कि हर का फॉल उड़ाना, मजाक उड़ाना, वो एक अलग क्वालिटी हो जाती है। तो ये चीज उसे पसंद नहीं आती थी उस लड़की को, कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये दूसरों का मजाक और सब धर्मों का मजाक उड़ाना, ये सब चीजें उसे ठीक नहीं लगती थी। तो डॉक्टर मर्फी ने यही समझाया है कि जो अवचेतन का जो नियम होता है वो क्या है, आत्म संरक्षण, मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन। द लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। और इसका मतलब वो उसको बचाना चाहता है। कई बार आप देखते होंगे कि आपको बार बार ऐसे एक ही तरह के सपने बार बार आते हैं, हो सकता है आप शायद अभी तक न समझ पाते हो, लेकिन अब से आप इस चीज पे ध्यान देंगे कि क्या आप किसी मुश्किल में पड़े हैं, या क्या आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। मतलब एक ही तरह का अगर सपना बार बार आ रहा है, दैट मीन्स वो सपना आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता है। मतलब ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर by symbolic dramatization of the Star of David, that her intuition would reveal the correctness of the interpretation, as the symbol had to ring a bell in her own heart. मतलब यही है कि जो भी उसका जो सपना था, वो जो स्टार दिखाई दे रहा था उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, और उसका
जो इस तरह का बार बार उसे जो प्रतीक वो दिखाई दे रहा था, उससे उसको क्या समझ में आ रहा था? ऐसा तो नहीं है कि उसको ये देख के लग रहा हो कि हाँ ये स्टार है, इसका मतलब यस है। देखो अभी क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि हर पर्सन के लिए एक ही चीज अलग उसको इंटरप्रिटेशन होता है ना। आप हो सकता है कि उस स्टार को देखें कि अरे ये मान लो, अच्छा स्टार छोड़ो, आप देखें कि भगवान शिव जी एक त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं, ऐसे समझो। ये सपने में आपको दिख रहा है, आप किसी परेशानी में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान शिव त्रिशूल लेके, मैं यही कह रही थी कि जो सपने में अगर आपको दिख रहा है कि भगवान शिव त्रिशूल लेके खड़े हैं, है ना, और आपके अंदर कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो हर पर्सन के अंदर उस त्रिशूल के साथ जो भगवान शिव है उसको एक अलग तरीके से समझेगा। किसी को लगेगा कि वो त्रिशूल है मतलब गुस्सा, तो मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, और अगर उसके लग रहा है तो वो उसके लिए सही है। अब यही चीज अगर आपने किसी और से पूछ लिया कि भगवान शिव दिख रहे हैं, अब दूसरा पर्सन क्या, उस त्रिशूल के बारे में तो उसने सोचा नहीं, लेकिन भगवान शिव के ऊपर फोकस किया, उसने कहा कि अच्छा भगवान दिख रहे हैं, इसका मतलब हाँ तुम जरूर ये कर लो। आपने दूसरे से पूछा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो गया, वो जो आंसर था वो आपके लिए नहीं रहा, फिर वो उसके लिए हो गया। इसलिए कभी भी किसी और से नहीं पूछेंगे कि मुझे ऐसा सपना आ गया था या मुझे ऐसा कुछ हो गया था, इसका क्या मतलब है। तो किसी और से नहीं पूछना, क्योंकि दूसरा उसको दूसरी तरीके से देखेगा और आपको दूसरी तरीके से आंसर देगा, है ना। मैंने यही बताया कि भगवान शिव त्रिशूल लेके खड़े हैं। अब वैसे तो सभी को पता है कि भगवान शिव के पास त्रिशूल होता है, लेकिन आप देखो, आप देख रहे हो कि शिव जी और त्रिशूल त्रिशूल भी देख रहे हो, और त्रिशूल इज अ साइन ऑफ किस चीज का? डिस्ट्रक्शन। यस। इससे ये समझ गए होंगे कि हमें किसी से कुछ डिस्कशन नहीं करना है। आप अपना अपने आप ही देखो कि भाई क्या होगा मेरे साथ, और वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर दोबारा एक रिक्वेस्ट भेजे कि भाई मुझे क्लियर करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और क्लियर बताओ। तो वो और क्लियर आंसर देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ है, हमेशा आपके लिए ही है, और आपकी छोटी से छोटी चीज चाहे बहुत बड़ी से बड़ी चीज, वो सब चीजें पूरी करेगा ही करेगा, है ना। ये बहुत छोटा क्वेश्चन हुआ कि मुझे नहीं समझ में आया, ऐसा मैंने आंसर पूछा, मुझे लग भी रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर मैं और क्लियर होना चाहती हूँ कि नहीं, मुझे और क्लियर आंसर चाहिए। तो आप दोबारा से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको दोबारा आंसर मिलेगा, और क्लियर आंसर मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसा भी आप इंटेंशन, क्लियर क्वेश्चन, क्लियर प्रेयर, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी पे एक मैं बात बताती हूँ कि एक पर्सन था जिसने कहा कि मुझे भगवान, मुझे बहुत लंबी गाड़ी चाहिए, और ऐसी ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें बहुत सारी लेडीज चारों तरफ हो, और मेरे बैग हो उसमें बहुत सारा पैसा हो, बहुत लंबी भी गाड़ी हो। तो भगवान ने पता है क्या किया उसके साथ? उसको बस का कंडक्टर बना दिया। लंबी गाड़ी, चारों तरफ लेडीज, और वो थैला उसका जिसमें चिल्लर। हो गया ना उसका सपना पूरा? नहीं हुआ? तो भाई आपको अपने जो इंटेंशंस है, मतलब अपने जो ड्रीम्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर बताने होंगे। लंबी गाड़ी तो बस भी हो सकती है ना। तो आपको बताना होगा कि आखिर चाहते क्या है। किसी तरह उस लड़की ने समझा और उस सगाई को उसी समय तोड़ दिया, और जिसके बाद वो जो सपना बार बार आ रहा था अब वो नहीं आ रहा था, और उसे फिर एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आ गई। और जहाँ उसने जाना छोड़ दिया था वो वहां फिर से गई, मतलब। और जो डेविड के स्रोतों को वो पढ़ती थी, वो फिर से उसने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कई बार ईश्वर ही आपकी मदद करता है, आप चाहे उसे भूल भी जाए। बहुत जब हम परेशानी में होते हैं तो हम याद भी नहीं करते, कहाँ कौन सा भगवान मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं तब भी वो आपकी हेल्प कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना, वो एक पर्सन था जिसने पहले ही बोला था कि मुझे भगवान तुम मेरे साथ हमेशा रहना। अच्छा, हमेशा रहना। और एक टाइम ऐसा आया कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, उसने दिखाया कि देखो भाई, तुम थे ही नहीं, सिर्फ एक ही आदमी के फुटप्रिंट्स हैं, मैं ही था। भगवान तुम कहाँ थे? तो भगवान ने जब उसे फिर इमेजिनरी उसमें दिखाया कि देखो मैं तुम्हें गोद में लेके मैं चल रहा था, मतलब ये फुटप्रिंट्स मेरे ही है, मैं तुम्हें उठा के चल रहा था। इसका मतलब है आप चाहे उसे याद करें ना करें, वो आपके साथ हमेशा हमेशा है, हर समय है, चाहे वो मुश्किल का समय हो चाहे आपकी खुशी का समय हो। और हेल्प, हेल्प इज ऑलवेज देयर। अच्छा, हेल्प
के उससे मुझे याद आया कि कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि मुझे हेल्प नहीं मिल रही है, मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए, उसमें चाहिए। आप हेल्प ठीक तरीके से मांग नहीं रहे। आप इस धरती पे हैं, इस अर्थ पे हैं, इस अर्थ के कुछ नियम हैं, और उस नियम में एक नियम ये है कि आपका जो आपकी चीजों में छेड़खानी कोई नहीं करेगा। आप जैसा सोचना चाहते हैं वैसा सोचें, जैसा करना चाहते हैं वैसा करें। उसमें कहीं किसी का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई छेड़खानी नहीं होगी। और इसलिए इस नियम के तहत जब तक आप किसी से हेल्प भी नहीं मांगेंगे, तब तक आपको हेल्प भी नहीं दी जाएगी। और हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मतलब लोग नहीं मीन्स बहुत सारी शक्तियां हैं, ऐसे ही समझ ले। तो अब एक नई स्टोरी शुरू हो रही है, लेकिन आगे न बढ़ते हुए इस बुक को यही वेट कराते हैं। और आप के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं। नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, मेरे जैसा टीचर कहीं कोई नहीं है लगता है। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, क्या हाल चाल? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, वाह, आपसे बात करके और अच्छे। हाँ जी बताइए। मैं बोल रही थी, आपने बोला ना कि आप सही से मदद नहीं मांगते, तो राइट वे ऑफ हेल्प क्या है? कैसे मांगना भाई यही तो तरीका हम सीख रहे थे देर से। राइट वे ऑफ हेल्प, आस्किंग हेल्प, है ना, यही है आस्किंग कि है? क्लियर क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए, इस समय तक चाहिए, एकदम क्लियर। ओके, थैंक यू। कई बार हम बस सिर्फ परेशान होते रहते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कैसे होगा, कब तक होगा, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछे, अरे भाई चाहिए क्या, ये तो बता दो सीधे से। और साथ में विथ फुल फेथ, विथ फुल कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि हेल्प के लिए एक एप्लीकेशन तो दे दी, लेकिन फिर भी सोच रहे पता नहीं, वो तो कहाँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही सब कर लूंगी, लेकिन पता नहीं कैसे करूं। ना मेरे पास शक्ति है ना उसके पास शक्ति, जो भी है पता नहीं, वो तो काम ही नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, वो उसकी शक्ति ही सबसे ज्यादा काम कर रही है, और उसकी शक्ति के साथ आप जुड़ के अपना सारा काम करते रहें, है ना। तो अपने को हमेशा देखो, ऐसा है कि इसी बात पे आता है कुछ एफर्मेशन, ये सारी चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई मतलब क्या है कि आपको ग्रेटिट्यूड मोड में ही रहना है, आपको जॉयफुल मोड में ही रहना है, आपको अपने दिमाग में इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशन ही चलाने हैं। रात में जस्ट सोने से पहले का टाइम जो है उसका फायदा उठाना है। इससे आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा, जो भी आप करेंगे। अच्छा, अपने आप को इस तरह का मैसेज दे, इस तरह का इंटेंशन दे कि वट एवर आई डू, जो भी मैं करूंगी वो मेरे लिए हमेशा अच्छा होगा। और एक और चीज, बचपन में मुझे ड्रीम्स आते थे, हाँ जैसे जी। आपने बताया ना बुक में कि रेपिटेटिव ड्रीम्स आते हैं, तो हमें खुद के लिए खुद इंटरप्रेट करना चाहिए। लेकिन आजकल ड्रीम्स ही नहीं आते, बट वो जो नेगेटिव साइकिल है ना, उसको ही मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी ड्रीम्स नहीं आते हैं, केवल सो जाते हो, सीधे सुबह उठते हो, ये अच्छी मतलब चीज है। जो ड्रीम बचपन का भी है और वो याद है अभी तक, ऐसे भी होता हम्म। है कई बार। कुछ ड्रीम्स हमेशा याद ही रहते हैं, दैट मीन्स वो आपके लिए हैं, जरा उनको इंटरप्रेट करें। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, थैंक यू। हो गया आज का खेल तमाशा। कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? जितने ये कैमरा ऑफ है, मुझे तो नहीं पता कि उनके दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। बिकॉज जिन लोगों के कैमरा ऑन रहते हैं उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा, मुझे पता चलता है कि हाँ ये बात समझ में आई है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के उनके और अंदर घुसा दो। अभी जो लोग कैमरा बंद करके शायद लेटे हुए हैं, सोने का टाइम है मे बी, तो पापी के, है ना, ऐसा हो सकता है कि लंच टाइम के बाद थोड़ा सा नैप टाइम हो। चलिए ठीक है फिर, कुछ पूछना नहीं है, कुछ कहना नहीं है तो। मैम। हाँ जी, कौन क्या हरिओम बोल मैम। रहा है? मैम मैं श्वेता। हाँ जी बोलिए श्वेता जी। मैम जैसे आपने बोला कि अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सब कुछ, तो वो हम लिख के भी कर सकते हैं या सिर्फ हमको सोचना है वैसा क्लियर एक एक लाइन, जो भी हमारा गोल है उससे रिलेटेड, या विजन बोर्ड बना दें उससे जोड़ के। बिल्कुल वो सारी चीजें करनी है। देखिए विजन बोर्ड भी बनाना है जिससे आप आंखों से देख पाए, है ना। सोचना है जिससे आप अपने दिमाग का यूज कर पाए। विजुलाइज करना है जिससे आप अपने थर्ड आई का यूज कर पाए। लिखना है जिससे कि आप पूरे अपने काइनेटिक मसल्स, अपने नर्वस सिस्टम, इन सब का यूज कर पाए। तो इन सारी चीजों को यूज करना है, और वही उसी से ही सीड बनेगा, जी मैम। फिर उसका फल निकलेगा। फिर आप सक्सेस स्टोरी सुनाने लगना, जी और हम मैम। सबको क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है फिर, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू मैम। हरिओम। मैम हरिओम।
थैंक यू हरिओम 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 दीदी, Thank you. थैंक यू। थैंक यू दी।